हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपके अपने इस चैनल इग्नू गाइडेंस में। मैं आरती। चलिए आइए आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी हाँ, BSDLA 138 आपका जो एक कोर्स है ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। तो चलिए आज ले लेते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी है, साथ ही साथ में एक यूनिट से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले ब्लॉक 1 की यूनिट 1 ले लेते हैं, जो कि आपकी है पूस की रात। शुरू करें उसके पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया है तो। ठीक है, ओके। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कथा वस्तु बन जाता है, संरचना शिल्प बन जाता है और प्रतिपाद्य। कथा वस्तु का मतलब होता है, कथा वस्तु यहाँ पे चरित्र, परिवेश, वातावरण, इन सभी को लेकर के कथा वस्तु बनती है। ठीक है, कात्य को लेकर के, यानी कि कहने वाला कहानी कौन है, उसमें लेखक खुद है, जो कि उसने पात्रों को रखा है, पात्रों के माध्यम से पूरी कहानी होती है। फिर संरचना शिल्प आती है। संरचना शिल्प में दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, एक भाषा होती है और एक शैली होती है। ये सब कुछ ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, तो इनके वीडियो आप वॉच कर लीजिएगा, वहां से देख लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, आंसर के लिए आपको वीडियो वॉच करना होगा। ठीक है ना। और प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य का मतलब होता है कि कहानी किस उद्देश्य को लेकर के लिखी गई है, मतलब लेखक जो है वो क्या बताना चाहता है, कहानी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। तो यहाँ पे लेखक एक गरीब किसान के बारे में, एक ग्रामीण माहौल है, कृषक माहौल है, यानी कि एक ग्राम्य जीवन के बारे में और किसान के बारे में, उसके शोषण के बारे में बताना चाह रहा है। ठीक है ना, तो कहानी का उद्देश्य है कि जो किसान है वो किस तरह से अपनी जिंदगी का गुजारा करता है, किस तरह से साहूकारों के द्वारा उनके चंगुल में, कर्ज में वो दबता चला जाता है और किस तरह से उनका शोषण होता है। तो ये कहानी का प्रतिपाद्य है। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट यूनिट में कथा वस्तु पढ़ लीजिए, संरचना शिल्प पढ़ लीजिए और प्रतिपाद्य पढ़ लीजिए। ठीक है, संरचना शिल्प में भाषा शैली जरूर देख लीजिएगा। तो हमारी ये यूनिट फर्स्ट हो गई। चलिए अब हम चलते हैं यूनिट 2 में। ठीक है, ओके। एकांकी का वाचन, यानी कि यहाँ पे अब एकांकी आ गई, बहुत बड़ा, सॉरी यहाँ पे यूनिट 3 आ गई है। हम यूनिट 2 ले लेते हैं और हमारी जो यूनिट 2 है वो है, ओके राइट, चलिए आ गई। व्यंग्य निबंध वैष्णव की फिसलन, हरशंकर परशाई की है वैष्णव की फिसलन। ठीक है ना, ओके। ये व्यंग्य निबंध है। तो इसमें वैष्णव की फिसलन में निबंध का कथ्य और उसकी अंतर्वस्तु इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, निबंध का कथ्य और उसकी जो अंतर वस्तु है वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और हर एक में संरचना शिल्प जरूर देखिएगा, शैली और भाषा दो चीजें संरचना शिल्प में होती हैं। तो वैष्णव की फिसलन में निबंध, कथ्य और संरचना शिल्प, ये दो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। हालांकि मैं इसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानती हूँ, लेकिन क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ सकता है। अगर आए तो आपके मन में ये ना रहे कह रहे ये कहाँ से आ गया, इसमें उद्धरण भी दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो इसे भी देख लीजिएगा, संदर्भ सहित है कि वैष्णव करोड़पति है, भगवान विष्णु का मंदिर है, जायदाद लगी है, भगवान सूदखोरी करते हैं। तो प्रस्तुत उद्धरण स्वर्गीय हरिशंकर परशाई के व्यंग्य निबंध वैष्णव की फिसलन से लिया गया है। ठीक है ना, ओके। फिर इसके बाद इसको क्या करना है, व्याख्या कर देनी। दूसरा व्याख्या देख लीजिए। वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज आई, मूर्ख गांधी जी से बड़ा वैष्णव इस युग में कौन हुआ है। गांधी जी का भजन है, वैष्णव जन तेरे कहिए जे पीर पढ़ाई जाड़े रे। फिर यहाँ पे आपको क्या करना, वही है वैष्णव की फिसलन, हरिशंकर परशाई को से लिया गया है। ठीक है, फिर व्याख्या कर देनी है इसकी। ओके, ये है कथ्य और उसकी अंतर वस्तु। ठीक है, कथ्य का मतलब कहना होता है। ठीक है ना, कथ्य का मतलब क्या होता है, कहना। तो यहाँ पर कथ्य देखिए आप और उसका अंतर वस्तु देख लीजिए, यानी उस कहानी के अंतर्गत क्या है। उस कहानी के अंतर्गत सूदखोरी, जमाखोरी, बेईमानी, ये सभी चीजें इस कहानी के अंतर्गत है। तो इस कहानी को भी मैंने बताया, तो एक बार सभी कहानी को रीड जरूर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको ये ना लगे कि हमने इसे पढ़ा नहीं, और ताकि आपसे ना बने, तो बन जाए, इसलिए उसको पढ़िएगा जरूर। ठीक है, अब इसी तरह से हम आ जाते हैं यहाँ पे यूनिट 3 में आ जाती है संरचना शिल्प। यहाँ पे है संरचना शिल्प में दो चीजें आती है, मैं पहले ही आपको बता दी हूँ। दो चीजें होते हैं, भाषा होती है, शैली होती है। तो गद्य की कसौटी माना गया है, और यहाँ पे भाषा उनकी क्या है, शैली क्या है, सब कुछ मैं ऑलरेडी आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो आप यहाँ पे जितनी भी चीजें देखेंगे ना, इनमें आपको संरचना शिल्प, प्रतिपाद्य जरूर देखना होगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो संरचना शिल्प और प्रतिपाद्य जरूर देख लीजिएगा। राइट, चलिए
एकांकी बहुत बड़ा सवाल, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है मोहन राकेश की, ठीक है। तो मोहन राकेश की एकांकी बहुत बड़ा सवाल में कथ्य, अंतर्वस्तु, यहाँ पे संरचना शिल्प और साथ ही साथ में प्रतिपाद, ये तीन चीजें आपको सब में देखनी है। इसमें थोड़ा सा चरित्र विधान भी देख लीजिएगा, क्योंकि इतना लंबा ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा मुझे पता है, लेकिन ये ना हो कि कहीं ये ना चल के हो आगे की बना नहीं। तो हर एक में तीन चीज आपको लेनी है, कथ्य, अंतर्वस्तु, संरचना शिल्प और प्रतिपाद्य, ठीक है, ये आपको लेनी है। अच्छा, आपको याद कैसे करना है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए। जैसे आपने हेडिंग डाल ली, बहुत बड़ा सवाल, एकांकी मोहन राकेश और संरचना शिल्प में जनरली सभी की भाषा और शैली अलग अलग होती है, कभी कभी एक होती है। तो लिख लीजिए बहुत बड़ा सवाल संरचना शिल्प, और उसमें भाषा, जो उनकी भाषा होगी वो लिख लीजिए, और शैली एक दो लाइन में लिख लीजिए। इसके बाद आपको एक्सप्लेन करके डिटेल में लिख देना है। तो यदि आप स्टार्टिंग में सही शैली सही भाषा लिख देंगे, अंदर फिर आप एक्सप्लेन करके कुछ भी उससे संबंधित लिख दीजिए, मार्क्स आपको पूरे मिल जाने हैं। तो स्टार्टिंग आपको अच्छी करनी है, ठीक है ना। फिर ऐसे ही वैष्णव की फिसलन लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, और संरचना शैली वहां पे लिख लीजिए, और संरचना शिल्प में शैली भाषा लिख लीजिए, और एक एक लाइन उसमें भी लिख लीजिए किसकी भाषा और इसकी शिल्प क्या है, उसके बाद एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये काम जरूर आप करके रखिएगा, ठीक है, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। जो हमारा नेक्स्ट लेसन है वो है, ये कुछ बड़ा ही ज्यादा है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अब आ गया जीने की कला, महादेवी वर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, ठीक है ना। तो इसका अंतर वस्तु आपको देखना है, ठीक है, संरचना शिल्प तो देखनी ही देखनी है, और प्रतिपाद्य, तीन चीजें इसमें देखनी है। इसमें जीने की कला में कभी कभी एक अलग सा क्वेश्चन पूछ देता है, क्वेश्चन ये पूछ देता है कि महादेवी वर्मा की जीने की कला की विशेषताएं क्या क्या हैं। इसका भी वीडियो डला हुआ है, मैंने बताया है, वॉच कर लीजिएगा पुराना वीडियो BSDEF में, जो BA वाले स्टूडेंट के लिए, उसमें भी आपको मिल जाएगा, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है इसमें कि नारी की दुर्दशा के लिए महादेवी वर्मा नारी को खुद ही जिम्मेदार क्यों मानती हैं। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया, इस वाले में BSDLA वाले में मैंने नहीं किया, मेरा जो पुराना वीडियो है उसे आप वॉच करिएगा, उसे देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने किया है। तो प्लीज इसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको पढ़ना है और उसको समझना है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ कि नारी की इस दुर्दशा के लिए महादेवी वर्मा नारी को खुद ही जिम्मेदार क्यों मानती हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है। नारी अपनी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार क्यों है, खुद जिम्मेदार क्यों है, तो ये क्वेश्चंस इसका इंपॉर्टेंट बनता है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। अंतर्बस का मतलब इसके अंतर्गत क्या है ना। तो महादेवी ने इस निबंध को जीने की कला को अपना विषय बनाया, लेकिन निबंध में कला की बारीकियों को विवेचन विश्लेषण अंतर्बंध बनाकर भारतीय समाज में नारी के शोषण, उनकी दुर्दशा के सामाजिक, धार्मिक और आचार शास्त्रीय कारणों पर प्रकाश डाला है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि बहुत कम उम्र में विधवा हो गई थी, और इनके साथ जो बर्ताव, जो व्यवहार हुआ है, क्योंकि पहले अंधविश्वास, रूढ़वादियां हुआ करती थी, विधवाओं के साथ जो व्यवहार हुआ करता था, छुआछूत जो हुआ करता था, उन्होंने उस चीजों को भोगा है, भुगता है, और इसलिए बहुत अच्छे से इस कहानी को उन्होंने लिखा है, ठीक है ना। तो ये जरूर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ओके। इसमें क्वेश्चन भी कहीं पे दिया होगा ये वाला, ओके। जैसे देखिए महादेवी जी के व्यक्तित्व की मूलभूत विशेषता क्या है। महादेवी के व्यक्तित्व की मूलभूत विशेषता यदि क्वेश्चन आता है तो नारी सुलभ कोमल हृदय, कवि सुलभ भावुकता, ठीक है, ये मूलभूत विशेषताएं हैं। पत्थर के बीच बनी प्रतिमा, बनी युवती बाल विधवा का चित्र प्रस्तुत करते हुए कोमल हृदय को वो वहां पे जीवंत करती हैं। पतिव्रता, हिंदू अर्धांगिनी द्वारा शराबी, दुराचारी, पशु से भी नीचे गिरे हुए पति के प्रति समर्पण का भाव वो देती हैं। पिता के संपूर्ण ऐश्वर्य को भोगने वाली संपन्न भाई की कलाई में बिना ईर्षा के सहज भाव से राखी बांधने वाली दुखियारी बहन भी होती है, ठीक है। अपने कुपुत्रों को अपमान और उपेक्षा को भूल कर माता मई वात्सल भावना की प्रतिमा माँ भी वहां पे होती है। तो ये प्रमुख इनके क्या है, विशेषताएं हैं उनकी इसकी, ठीक है, ओके। ये देखिए निबंध में किस प्रकार नारी दुर्दशा के लिए एक सीमा तक नारियों को ही जिम्मेदार बताया है। तो ये ऑलरेडी बहुत अच्छा है, भावों और विचारों को अपने आपसी संबंध में 6 पंक्तियों में व्यक्त करना है, ठीक है, ओके।
व्यक्तित्व कितनी प्रमुख विशेषताओं को लिखे, जस्ट अभी जो ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, तो ये देख लीजिएगा। इसमें इसका प्रतिपाद्य जरूर देख लीजिएगा, प्रतिपाद्य इसका वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और कभी कभी कुछ चीजें सारांश में भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लिया। अब दूसरा लेसन हम देख लेते हैं, आत्मकथा जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, ठीक है। आत्मकथा जूठन, ये भी अच्छी कहानी है। अंतर्वस्त्र, इसमें चरित्र विश्लेषण आ सकता है, और संरचना शिल्प और प्रतिपाद्य, ठीक है। इतना जरूर इसको देख लीजिएगा। सभी को एक बार पढ़ लीजिएगा, जब तक आप कहानी पढ़ेंगे नहीं तो बनेगी नहीं। तो कहानी को पढ़ना बहुत जरूरी है। कहानी पढ़ेंगे और जब इसमें से संदर्भ भी लिखने के लिए देता है तभी आपसे वो बन पाएगा, तभी तो आप जान पाएंगे ना कि कहाँ से बीज से उठाया गया है, ठीक है ना। ओके, तो ये ब्लॉक 1 जो हमारा है यहाँ पे, आई थिंक खत्म हुआ या अभी है, देख लेती हूँ थोड़ा सा, कोई और भी रह गई है क्या कहानियां। मुझे लगता है ये फिनिश्ड हो चुका है ये ब्लॉक, यहाँ पर देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसमें इन सभी में आपको एक है कविता है, सॉरी कविता है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया तो इसमें पता ही है सूरदास तुलसीदास के बारे में। सूरदास का चाहे तो काव्य वाचन ले लीजिए या भाव वाचन ले लीजिए, या तुलसीदास का काव्य वाचन भाव वाचन ले लीजिए, ठीक है। संरचना शिल्प भी ले सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें मुझे ये 2 ही इंपॉर्टेंट लगते हैं। साथ में यदि चाहे तो मैथिली शरण गुप्त का पूछना हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रकवि कहे जाते हैं, वरना महादेवी वर्मा तो है ही है। तो इंपॉर्टेंट इसमें 2 ही आपके सूरदास और तुलसीदास है। और इनमें से हो सकता है कि पद को जो है क्या करने के लिए, व्याख्या करने के लिए दे, तो एक पद का व्याख्या तो 100% इनमें से देगा ही देगा। तो ब्लॉक 1 जो है हमारा फिनिश्ड हो चुका है। चलिए ब्लॉक 2 ले लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम करते हैं 8 देख लेते हैं, ठीक है ना। जो यूनिट है 8 देख लेते हैं। 8 में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, पत्र साहित्य, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पत्र एक साहित्यिक विधा के रूप में कैसे जाना जाता है, पत्र एक साहित्यिक विधा क्यों है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, ठीक है। और साथ ही साथ में पत्र विधा की विशेषताएं बताइए क्या क्या हो सकती है। ओके, और यहाँ पे एक क्वेश्चन 100% देगा, चाहे तो वो जीवनी में, आत्मकथा में, उपन्यास में, नाटक में, कहानी में, पत्र आत्मकथा, पत्र संस्मरण, पत्र डायरी, इनमें अंतर करने के लिए दे दे, ठीक है। इनमें क्या अंतर है बताइए। तो इसमें तो 2 तो 100% आपको रट ही लेने हैं, पत्र साहित्यिक विधा, पत्र विधा की विशेषताएं, और साथ ही साथ में इनमें से कोई एक दे सकता है, कोई एक अंतर करने के लिए दे सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो यूनिट 8 हो गई। यूनिट 9 ले लेते हैं। यूनिट 9 में हमारा है रिपोर्टाज, एकलव्य के नोट, ठीक है ना। तो एकलव्य के नोट यानी रिपोर्टाज लेखन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। रिपोर्टाज लेखन में रेणु की भूमिका तो नहीं, हाँ यहाँ पे एकलव्य के नोट का विश्लेषण दे सकता है। ओके सॉरी, एकलव्य के नोट का विश्लेषण जरूर दे सकता है, सॉरी एकलव्य के नोट का विश्लेषण, इसे जरूर देख लीजिएगा। और विश्लेषण में प्रतिपाद और भाषा शैली आएगी, ठीक है ना। क्या आएगा विश्लेषण में, प्रतिपाद और भाषा शैली आएगी, एकलव्य के नोट का विश्लेषण, और यहाँ पे रिपोर्टाज लेखन की विशेषताएं। तो बस 2 ही चीज आपको लेनी है, रिपोर्टाज लेखन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं ये आपको पढ़ लेना है, और यहाँ पर एकलव्य के नोट का विश्लेषण आपको करना होगा, जिसमें प्रतिपाद्य और भाषा शैली करनी होगी, ठीक है। अब यूनिट 10 यहाँ पर ले लेते हैं, यात्रा वृत्तांत देख लेते हैं। और यात्रा वृत्तांत जो है तिब्बत लहासा से उत्तर की ओर है। तो मुझे इतना इंपॉर्टेंट तो आप ये नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो यात्रा वृत्तांत की विशेषताएं, ठीक है। हाँ, संस्मरण, रिपोर्टाज या यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज में अंतर, बस इसमें 3 ही इंपॉर्टेंट है। यात्रा वृत्तांत क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए, या फिर यात्रा वृत्तांत और अन्य विधा में संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज में अंतर पूछ सकता है, ठीक है ना। ओके, क्या इनमें अंतर है, तो 2 इनमें क्वेश्चन आपके हो गए, राइट। अब हम चल लेते हैं यूनिट 11 में। क्या है, यूनिट हमारी 10 है। अब इसमें देख लेते हैं, ये जीवनी है, ठीक है, निराला की साहित्य साधना है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो जीवनी और अन्य गद्य विधाएं, जीवनी की संरचना और विशेषताएं। ओके, तो इसमें आप जीवनी की संरचना और विशेषताएं पढ़ लीजिए और निराला की साहित्य साधना का विश्लेषण कर दीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें जीवनी में निराला की साहित्य साधना का विश्लेषण, और जब किसी में भी साहित्य की साधना, जब किसी का विश्लेषण करने को आता है ना, तो उसके अंतर्गत प्रतिपाद और भाषा शैली 2 चीजें आती हैं। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। विश्लेषण में
प्रतिपाद और भाषा शैली दो ही चीजें आती हैं, तो इस चीज को आपको अपने दिमाग में रखना है। तो इसमें जीवनी की संरचना और विशेषताएं तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब वेरी इंपॉर्टेंट है वो है निराला की साहित्य साधना का विश्लेषण, जिसमें प्रतिपाद और भाषा शैली आपको लिखनी, ठीक है। तो इसमें दो ही क्वेश्चन लेते हैं। यूनिट 12 ले लेते हैं, संस्मरण। ये मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ इसमें संस्मरण में क्या है। संस्मरण हमें पता है क्या है, पद के साथ ही संस्मरण का पठन है। संस्मरण की अंतर्वस्तु और भाषा शैली ले लीजिएगा, ठीक है। संस्मरण की अंतर्वस्तु और भाषा शैली क्या है, ठीक है, क्योंकि संस्मरण भी एक गद्य विधा के अंतर्गत ही आता है। तो संस्मरण की भाषा शैली और अंतर्वस्तु, चलिए यहाँ पे हम आपको अंतर्वस्तु बता देते हैं थोड़ा सा कि इसकी अंतर्वस्तु क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो क्योंकि मैंने ये पढ़ाया नहीं, ओके, ये देख लीजिए। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण का संकलन पथ के साथ ही 1956 में प्रकाशित हुआ था और उनके उन सहयोगियों और सहकर्मियों की चर्चा है जो उनकी रचना यात्रा में उनके साथ साथ चले, ठीक है ना। और इनमें मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला प्रंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, नरेंद्र शर्मा, हिंदी के जो प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में लिखा है कि उनका संस्मरण इस इकाई पाठ के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो हिंदी समाज उनके नाम से भली भांति परिचित है। देशभक्ति से परिपूर्ण वीरता और ओज भरे गीतों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध रही है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी जो थी, उन्होंने ही लिखा था जो हमें देशभक्त के जोश से भर देता है। और वीरों का कैसा हो बसंत गीत भी उन्होंने अत्यंत लोकप्रिय था जो उन्होंने लिखा है। तो इन्हीं सुभद्रा कुमारी चौहान पर महादेवी वर्मा ने यह संस्मरण लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा दोनों एक ही विद्यालय में पढ़े थे। सुभद्रा महादेवी से बड़ी थी और अपने छात्र जीवन से कविता लिखने का उन्हें शौक था, ठीक है। और यही वजह थी कि लड़कियां या तो कविताएं लिखती नहीं थी या लिखती थी तो छुपा कर लिखती थी। महादेवी जी की भी कविताएं लिखती थी और ये बात सुभद्रा जी को पता चली और फिर इन्हीं कविताओं ने दो कवियत्रों को एक दूसरे कितने करीब ला दिया। तो सुभद्रा जी का विवाह उसी समय हो गया था जब वे कक्षा 8 में पढ़ रही थी। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ जो स्वतंत्रता सेनानी था और जिसे लगातार कारागार की सजा होती रहती थी, ऐसे व्यक्ति की पत्नी बनने का अर्थ था जीवन के दाम्पत्य सुखों को तिलांजलि देना और दुखों की सैया पर जीवन काट देना। लेकिन सुभद्रा जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अपने पति के साथ वे भी आजादी की लड़ाई में शामिल हो गई और कारागार की यात्रा यानी जेल की यात्रा उनके जीवन की यात्रा बन गई। घर गृहस्थी और बच्चों के लालन पालन के साथ साथ देश की आजादी को भी नया जीवन का हिस्सा बना देना सरल काम नहीं था और ये किसी पुरुष के बस की बात नहीं हो सकती थी। तो महादेवी ने उनके जीवन के इस पक्ष को अत्यंत मार्मिक ढंग से उजागर किया है। ये क्या है? ये है अंतर्वस्तु संस्मरण का, ठीक है। सुभद्रा जी के व्यक्तित्व पर रोशनी डालते हुए महादेवी जी लिखती है कि अपने निश्चित लक्ष्य पक्ष पर पद पर अड़िग रहना और सब कुछ हंसते हंसते सहना उसका स्वजात गुण था और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उसके चरित्र का पक्ष उन्हें और महान बना देता है। लेकिन राजनीतिक जागरूकता उनके व्यक्तित्व में नहीं थी, सामाजिक जागरूकता भी उतनी अधिक थी। कविता लिखकर जिस विद्रोही स्वभाव का परिचय उन्होंने बचपन में दिया था वह जीवन पर्यंत रहा है। बच्चों पर किसी तरह का अंकुश लगाने की बजाय उन्होंने कभी भी अंकुश कभी भी रोक टोक नहीं लगाया, उन्हें स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने का अवसर दिया। और इसी तरह अपनी बेटी का अंतरजातीय विवाह कर उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने में जो साहस का परिचय दिया वह इस बात से मुखर रूप से सामने आता है। और कन्यादान का प्रथा का भी विरोध किया। कोई स्त्री कोई निर्जीव वस्तु नहीं है जिसका कि दान किया जाए, तो उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है। इतना मुझे लगता है कि काफी है, ठीक है। ओके ओके, तो अंतर्वस्तु हो गया। अब भाषा शैली देख लेते हैं। भाषा शैली या फिर संरचना शिल्प आती है, उसमें भाषा और शैली आती है। तो किसी भी रचना की भाषा अभिव्यक्त का मुख्य माध्यम होती है और रचना में भाषा की वही भूमिका होती है जो मनुष्य के शरीर में प्रवाहित होती है, रक्त में प्रवाहित होती है। और भाषा के द्वारा लेखक अपनी अभिव्यक्ति को सटीक और प्रभावशाली बनाता है, ठीक है। महादेवी जी कवियत्री हैं, उन्होंने पहले भी गद्य लिखा है। महादेवी की विवेचनात्मक गद्य का एक प्रतिनिधि संकलन पहले भी यहाँ प्रकाशित हो चुका है। तो इस तरह उन्होंने रेखाचित्र और संस्मरणों का गद्य की विधा के रूप में प्रयोग किया है, ठीक है। तत्सम शब्दों की भरपूर रहता है, उनमें तत्सम शब्द भरपूर होते हैं।
क्लिष्ट और दुर्बोध भाषा उनमें नहीं होती है। ठीक है, उपमाओं और रूपकों का प्रयोग भी उनकी भाषा में किया गया है। उनकी गद्य भाषा का प्रतिनिधि उदाहरण है सैसौ की चित्रशाला, जिनके चित्र हमारा रंगात्मक संबंध गहरा होता है। ठीक है ना, बोलचाल के समान शब्दों के बजाय संस्कृत मूल के तत्सम शब्दों के प्रयोग के प्रति उनकी विशेष रुचि है, तो उन्होंने तत्सम शब्दों को प्रधानता दी है। ठीक है, चित्रकार होने के कारण उनकी भाषा में चित्रकर्म के उपकरणों का उपयोग भी बहुत हुआ है। ओके राइट, तो इसको इस तरह से आप लिख दीजिए। महादेवी की भाषा संस्कृत और मध्यकालीन हिंदी काव्य की अंतर प्रवृत्त गुज वाली भाषा रही है। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ पे देख लीजिए। तो इस तरह से भाषा शैली भी आपकी भाषा हो गई। शैली, अब शैली देखिए लिखने का ढंग होता है। ठीक है ना, लिखने के ढंग को ही शैली कहते हैं। तो संस्मरण उस व्यक्ति के जीवन के कुछ विशिष्ट क्षणों प्रसंगों को प्रस्तुत करता है। तो संस्मरण में जीवनी की तरह विस्तार अथवा फैलाव की गुंजाइश नहीं होती है, कुछ अंश होता है संस्मरण में, ना ही साक्षात्कार की तरह एक के बाद एक प्रश्न प्रस्तुत करके समाप्त हो जाते हैं। तो इसको प्रभावी बनाया जाता है। तो इसका अर्थ में संस्मरण की तुलना प्रतीत और कहानी जैसे छोटे आकार वाली विधाओं से की जा सकती है। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पे हो गया। तो इनमें शैली और विशेषता और प्रतिपाद जो है वेरी अंतर वस्तु जो है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और इस तरह से ये भी खत्म हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसडीएलए में। हो सकता है कि इसमें आपके लिए गद्य भी एक दो दे, कहानियों के बीच से उठा के दे दे व्याख्या के साथ में, तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। ठीक है ना, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। ठीक है, और ग्रुप से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये यूनिट फिनिश होती है बीएसडीएलए 138। अब हम जो है लेंगे सेकंड यूनिट बीएसडीएलए 136, तो उसके वीडियो का वेट करिएगा। टेक केयर, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।